हाँ, तो हमने वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले लिया, शुगर को एज ए सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा वाटर एंड शुगर का। शुगर इज़ सोल्यूबल इन वाटर कम्प्लीटली। अब हम एक हाफ अ टीस्पून टी लीव्स ऐड करेंगे जो कि इनसोल्यूबल हैं वाटर में। अब इस कंटेंट को बॉईल करेंगे। मिल्क विच इज़ ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, उसको ऐड करेंगे, दोबारा से बॉईल करेंगे। अब फिल्टर कर लेंगे टी को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, छलनी से। टी कलेक्टेड इन कप इज़ फिल्ट्रेट। जो टी आई है इस स्ट्रेनर के बाद जो टी कलेक्ट हुई है इसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। एंड टी लीव्स कलेक्टेड ऑन द स्ट्रेनर, यहाँ जो टी लीव्स रह गई वो क्या बच गया, हमारे पास रेजिड्यू बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रज्ञा टेस्टेड द solubility ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी दी है, ये टेम्परेचर रेंज दी गई है। टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज़ दिखाया गया है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिखाया गया है। और ये सॉल्युबिलिटीज़ दी हैं पोटेशियम नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और इनकी सॉल्युबिलिटीज़ जो है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई हैं, यानी कि टेम्परेचर के साथ जो है वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। अब हमें करना क्या है, और इन्होंने कहा है कि रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। इतने ग्राम सब्सटेंस लिया हमने, उस सब्सटेंस को हमने 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया है। तो सबसे पहले हमें बताना है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। कैसा सॉल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इनटू दैट। ठीक है, ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम पानी लेना है, 313 केल्विन टेम्परेचर लेना है। और उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बनाने के लिए कितने मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इसमें ऐड करेंगे। फिर हमें बताना है बी पार्ट में प्रज्ञा मेक्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ देखो पोटेशियम नाइट्रेट था, ये पोटेशियम क्लोराइड है। इन वाटर एट 353 केल्विन, टेम्परेचर भी चेंज है। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल, सॉल्यूशन को रख दिया ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी जैसे सॉल्यूशन कूल होता है। फिर हमें बतानी है सोल्यूबिलिटी हर एक सॉल्ट की, और कौन से सॉल्ट जो है वो हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी शो करता है 293 केल्विन पे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ द साल्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। मास ऑफ KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसका हमें मास बताना था जब हमें 50 ग्राम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो KNO3 का मास निकालेंगे तो हमारे पास द मास ऑफ KNO3 टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज़ 62 ग्राम। अब ये 62 कैसे आया, K का मास, नाइट्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास, ठीक है, इनटू में 3। उसके बाद है मास, ये तो 100 ग्राम में तो कितना डिज़ोल्व है, 100 ग्राम में है 62। ठीक है, हमें कितने में निकालना है, 50 ग्राम में निकालना है ना। 50 ग्राम के लिए हम इसका सीधा हाफ भी कर सकते हैं, या हम इसको फॉर्मूला में पुट करके भी हाफ कर सकते हैं, एंड वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रज्ञा मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसको कूल होने के लिए रख दिया। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कोई भी, हमें पता है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उनको अगर हम कूल कर देंगे तो जो सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म में जब होगा तो क्या फॉर्म करेगा, क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन, हमें यहाँ क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। उसके बाद है फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच सोल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे हर सोल्ट की सोल्यूबिलिटी बतानी है, और ये बताना है कि हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी वाला सोल्ट कौन सा है। तो हम टेबल से देखेंगे 293 केल्विन पे सभी सोल्ट्स की जो
सॉल्युबिलिटी है वो हम नोट कर लेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है सभी की दी गई है, तो इस हिसाब से जो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है वो किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की, लास्ट 37। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमने उस टेबल में देखा था कि यहाँ जो टेम्परेचर गिवन था, यहाँ टेम्परेचर था और यहाँ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस गेट्स इंक्रीजेज। सॉल्युबिलिटी भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कॉलोइड सस्पेंशन, ये सब तुमने अपनी नोटबुक में लिख रखा है बेटा। हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं और स्पेशल वीडियोस हमने बनाए हैं हर एक तरह के सॉल्यूशन के लिए। सैचुरेटेड है, प्योर सब्सटेंस है, कॉलोइड है या सस्पेंशन है। सैचुरेटेड कौन सा सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इनटू दैट। प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होगा। कॉलोइड में क्या होता है कि साइज जो है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाया करता है। एंड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि अगर उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो वो बॉटम में सेटल डाउन कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे चॉक पाउडर प्लस वाटर को हमने डिज़ोल्व किया, तो अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वो बॉटम में सेटल डाउन कर जाते हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनस एंड हिट्रोजीनस मिक्सचर। अब हमें इनको क्लासीफाई करना है होमोजीनस मिक्सचर और हिट्रोजीनस मिक्सचर्स में। हमें दिया गया है सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी। होमोजीनस जिसमें सिर्फ एक फेज दिखाई दे, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को हम अलग अलग ना देख पाएँ, ठीक है। तो इसमें होगा सोडा वाटर अगर हम बनाते हैं तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करता है, विनेगर भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करता है। फिल्टर्ड टी, जब हमने टी को फिल्टर कर लिया है तो वो भी होमोजीनस मिक्सचर है। अनफिल्टर्ड टी अगर होता तो वो हिट्रोजीनस मिक्सचर होता। अब वुड है वो हिट्रोजीनस है, उसमें तुम लाइनिंग्स देखते हो ना, तो वो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ हैं। एयर है, होमोजीनस मिक्सचर होता है एयर, तो एयर होमोजीनस में आएगा, हिट्रोजीनस में नहीं आएगा, यहाँ आएगा एयर। सॉइल, सॉइल इज़ हिट्रोजीनस बिकॉज इसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, कुछ का साइज़ बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है, तो हम अलग अलग तरह के पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। जैसे तुमने सॉइल ली तो उसमें कुछ ह्यूमस मिलेगा, कुछ ग्रेवल्स मिलेंगे, पत्थर छोटे छोटे, कुछ लार्ज साइज़ के सैंड पार्टिकल्स मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ अ प्योर वाटर। तुम्हें एक कलरलेस लिक्विड दे दिया और कह दिया कि ये प्योर वाटर है, तो तुम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे बताओगे कि ये प्योर वाटर है या नहीं है। तो हमें पता है कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम उसको बॉईल करके देखेंगे, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर जाता है तो वो वाटर है। फिर वो स्टीम बनाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि स्टीम जब कंडेंस होगी तो वापस से कलरलेस लिक्विड बनेगा, यानी कि कंडेंसेशन भी शो करता है वाटर। तो हम इससे उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है और उसका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। हमें पता है प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि सिंगल काइंड के जो सब्सटेंस होते हैं जिनमें कुछ और मिक्स नहीं किया होता, दैट आर प्योर सब्सटेंसेज। जैसे आइस, मिल्क, आयरन, HCl, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और मरकरी है Hg से जिसको इंडिकेट करते हैं। बैकवुड एयर, दिस इज समथिंग मिसप्रिंट आई थिंक। प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, आइस क्या है, वाटर है, ठीक है, तो ये तो प्योर है।
आयरन क्या है, सिर्फ Fe से बना है, यानी कि एक ही टाइप के एटम से। HCl प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करता है। वैसे तो ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बनता है, लेकिन जब HCl की फॉर्मेशन हो गई तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम चूना कहते हैं, वो भी एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसमें जो कैल्शियम और ऑक्सीजन से ज़रूर बना है, लेकिन वो इस तरह से फॉर्म होता है कि वो हमें एक ही कंपोजिशन दिखाई देती है। एंड मरकरी जिसको हम Hg से इंडिकेट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को तुम कंपाउंड्स में भी काउंट कर सकते हो। एक्चुअली तुम इसको कंपाउंड्स में ही काउंट करना, प्योर सब्सटेंस में काउंट नहीं करना। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन से बना है, दैट इज़ अ कंपाउंड, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। सॉल्यूशन बताने हैं, तो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे। कोल तो सॉल्यूशन नहीं है, सॉइल भी सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा सी वाटर, एयर को हम लिक्विफाई कर लेते हैं ना तो सॉल्यूशन बन जाता है, एंड सोडा वाटर, ये क्या है, सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। हमें ये पता है कि टिंडल इफेक्ट वही कंपाउंड शो करते हैं जिनके पार्टिकल्स इतने बड़े हों जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाएँ। जो ट्रू सॉल्यूशन है उनका पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, जबकि कॉलॉइड्स और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन तो एक ट्रू सॉल्यूशन है, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। मिल्क एक कॉलॉइड है तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी ट्रू सॉल्यूशन है, हमें कोई 2 लेयर्स दिखाई नहीं देती, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें दिखाई देती है, तो इट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। स्टार्च सॉल्यूशन जो है उसमें स्टार्च के पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, ये सस्पेंशन है, इट विल शो टिंडल इफेक्ट। सो आंसर विल बी मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या है, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने हों। कंपाउंड्स 2 अलग अलग तरह के एटम के मिलने से बनते हैं। एंड मिक्सचर 2 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को जब मिक्स कर दिया तो वो मिक्सचर बन जाएगा किसी भी प्रोपोर्शन में। कंपाउंड्स के केस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम मिक्स करते हैं। तो अब बताना है हमें सोडियम क्या है, सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट से बना है तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गया। सॉइल हमारे पास क्या है, सॉइल इज़ अ मिक्सचर, क्योंकि हम इसमें कुछ भी प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं करते ना। जो भी ग्रेवल्स हैं हमें क्या पता कितने परसेंटेज ग्रेवल हैं, कितना सैंड पार्टिकल्स हैं, कितना ह्यूमस है, हमें नहीं पता। शुगर सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस में आएगा, लेकिन हम कोई फिक्स रेशो नहीं डालते। अगर हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो कितना भी शुगर हम वाटर में डाल सकते हैं, नो फिक्स प्रोपोर्शन, तो ये भी हमारे पास मिक्सचर है। सिल्वर सिर्फ एक काइंड के एटम से बना है तो ये हमारे पास एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ CaCO3, तो इसमें हम कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। टिन भी एक ही तरह के एटम से बना है तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गया। सिलिकॉन भी एलिमेंट है। कोल भी कार्बन से बना हुआ है, लेकिन इसमें कार्बन अलग अलग तरह के कोल में कार्बन का परसेंटेज डिफ़र करता है तो हम इसको मिक्सचर कह सकते हैं। ये कार्बन और बाकी सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। एयर भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, हमें पता है, एयर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर।
सोप जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी एक किनारे पर COO नेगेटिव ग्रुप लगा होता है। एक्चुअली ये COOH होता है, H रिलीज़ कर जाता है तो COO नेगेटिव बन जाता है ये। तो ये कंपाउंड्स होते हैं। सोप जो हैं वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड कंपाउंड्स होते हैं। तो दिस इज़ कंपाउंड। मीथेन इज़ अ गैस, ये भी एक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ये भी एक कंपाउंड है। ब्लड जो है, ब्लड एक सॉल्यूशन है लेकिन उसमें हम परसेंटेज फिक्स नहीं करते हैं, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, ये मिक्सचर है, ठीक है। ब्लड इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स हैं, मैट्रिक्स है, उन सब का। सो दीज आर अरेंज। ये इधर वाले जो है ना, फर्स्ट वन जो है सारे, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स। सेकंड वाले जो हैं ये हैं कंपाउंड्स, और मिक्सचर क्या हैं जो ये लास्ट में दिए गए हैं, ठीक है। हमने यहाँ भी इंडिकेट कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। केमिकल क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि फॉलोइंग चेंजेस जो हो रहे हैं इनमें से केमिकल चेंज कौन कौन से हैं। तो केमिकल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ने अगर ग्रो कर लिया तो क्या हम वापस उसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं। तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। हमें पता है केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उनको रिवर्स करके ओरिजिनल सब्सटेंस हमें नहीं मिल सकता। तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ये क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें आयरन ऑक्साइड बनता है आयरन से, तो ये भी केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, ये फिज़िकल चेंज है। अगर हमने मिक्स कर दिया तो हम सैंड और आयरन फिलिंग को अलग भी कर सकते हैं फिज़िकल मेथड से। कुकिंग ऑफ फूड, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार खाना पका दिया तो वापस वो अपनी रो कंडीशन में, कच्ची कंडीशन में ऑब्टेन हमें नहीं हो सकता है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी के अंदर इंजाइम्स हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स बहुत सारे एक्ट करते हैं इसमें। लीवर है, स्टमक में बहुत सारा काम होता है, इंटेस्टाइन का रोल है, ठीक है। तो वो सब डाइजेशन ऑफ फूड जहाँ होगा उसमें फूड का ब्रेक डाउन होगा और वहाँ से एनर्जी हमें ऑब्टेन हो जाएगी, वापस फूड नहीं बन सकता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक फ़िज़िकल चेंज है, हमने फ्रीज़ कर लिया तो हम इसको मेल्ट भी कर सकते हैं, वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जितनी कैंडल हमने बर्निंग के बाद खर्च कर दी उस कैंडल को हम वापस नहीं ला सकते ओरिजिनल फॉर्म में, ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। सो दीज आर केमिकल चेंजेस। इसी के साथ ही हमारे जो चैप्टर 2 है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9 साइंस से उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सभी पेजेस के और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं।